बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हाई वोल्टेज जनरेशन का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में वोल्टेज डबलर सर्किट और इसी तरह से अगर वोल्टेज डबलर के अलावा आपको किसी और मल्टीपल वोल्टेज चाहिए फोर्थ थर्ड टाइम, तो उसके लिए हमने एक सर्किट स्टडी किया था जिसको हमने कॉकरॉफ-वाल्टन सर्किट का नाम दिया था, जिसके अंदर हमने अप टू 4 टाइम्स ऑफ द वी मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन किए थे। और इस तरह से हमने उसका जो है वो डिटेल में उसको एग्जामिन किया कि हाउ टू प्रोड्यूस द वोल्टेज जो डबलर एंड ट्रिपलर एंड फोर्थ टाइम ऑफ द वी मैक्स ऑब्टेन। तो आज उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन से हमारे पास टाइप्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स की और उनसे हम कैसे हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो यहाँ से दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज ट्रांसफर कैन गिव वेरी हाई डायरेक्ट वोल्टेज। तो जो हाई वोल्टेज हमने जनरेट करनी है, क्योंकि हमने जो फेज स्टार्ट किया हुआ है हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन का फेज स्टार्ट किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स भी आपको जाहिरी बात है डायरेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाई वोल्टेज होंगे। इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है वो है चार्ज ट्रांसफ़र का। इस प्रिंसिपल के तहत हम हाई वोल्टेज डीसी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड है इज दैट द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ कैरियर। हम क्या करते हैं कि जो चार्ज है वो एक कैरियर पे प्लेस करते हैं, आइदर इंसुलेटिंग और एन आइसोलेटेड कंडक्टर। वो आपका जो कैरियर है वो आपका इंसुलेटिंग और आइसोलेटेड कंडक्टर हो सकता है एंड रेज्ड टू द रिक्वायर्ड पोटेंशियल बाय बीइंग मैकेनिकली मूव्ड थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो उसको मैकेनिकली मूव कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर और इस तरह से हम उसका रिक्वायर्ड पोटेंशियल रेज करते हैं। तो इस प्रिंसिपल के तहत हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर से हाई डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स है जनरेटर्स की। एक है हमारे पास वैन डी ग्राफ जनरेटर और दूसरी है हमारे पास सीमेंस जनरेटर। तो आइए सबसे पहली जो टाइप है वो हम देखते हैं, जिसका नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर। दिस इज तो इस वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर ये इसकी फिगर देखें यहाँ पर कि ये वो हमारे पास जो है वो सोर्स है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज से ये स्प्रे लेते हैं और इस स्प्रे को हम अपने वही जो कैरियर हमारे पास बेल्ट है, ये वाली जो आपको एक जो है ब्राउन कलर में बेल्ट नज़र आ रही है, दिस इज़ द इंसुलेटिंग बेल्ट। ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि ये जो चार्ज है, ये जो कोरोना स्प्रे से आपको ये जो सोर्स है आपका, यहाँ से आप लेके इसको मूव कराते हैं मैकेनिकली, जो कि अभी हमने प्रिंसिपल देखा कि हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकली मूव कराते हैं और जो है रिक्वायर्ड पोटेंशियल जो है रेज करते हैं। तो इस तरह से वहाँ से चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं और इस तरह से इसकी मूवमेंट से यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, चार्ज को डिपॉजिट करते हैं इस तरह से।
तो ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ जो इसके पास जो कलेक्टिंग प्लेट है वो आपकी जो है रेडियस है और वो कर्व की शक्ल में हमने बनाई हुई है। तो इसको यहाँ से पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। द वेन डी ग्राफ जनरेटर इज़ वन ऑफ द मेथड यूज टू ऑब्टेन वेरी हाई वोल्टेज। ठीक हो गया जी। However, they cannot supply much current and power output is restricted to few kilowatt। ये जो जनरेटर्स हैं ये आपको हाई वोल्टेज देते हैं, लेकिन इसके साथ आपको करंट हाई नहीं देते और पावर आउटपुट जो है वो भी इसकी हाई नहीं होती। ठीक है जी, याद कर लें कि इसके अंदर आपको हाई वोल्टेज मिलेंगे और जो करंट है उसके साथ वो नहीं मिलेगा। इसी तरह से मच करंट एंड मच पावर आउटपुट जो है वो आपकी कम होगी, फ्यू किलोवाट तक आपको मिलेगी। एंड देयर यूज़ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू लो करंट एप्लीकेशन। यही वजह है कि जो ये जनरेटर्स हैं इनका जो यूज़ है वो लो करंट एप्लीकेशन के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। The Van de Graaff generator uses an insulating belt as a carrier of charge। क्योंकि हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि हम क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल पे इसको जो है वो जनरेट करते हैं। तो इस वैन डी ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, हम इंसुलेटिंग बेल्ट यूज़ करते हैं एज अ चार्ज कैरियर। तो ये इंसुलेटिंग बेल्ट जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रही है ये हमारा है चार्ज कैरियर। ठीक है जी। The generator consists of a low direct voltage DC। तो जो जनरेटर है अब ये जो जनरेटर है कंसिस्ट ऑफ अ लो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स। इसके नीचे जो है यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये लो वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है जो कि विद कोरोना डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द सोर्स। ठीक है जी। कोरोना डिस्चार्ज जो है वो पॉजिटिव एंड ऑफ द सोर्सेज पे ये उसका पॉजिटिव एंड है यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब उसके बाद ये है कि जो तो कोरोना फॉर्मेशन है यहाँ पर देखें, द कोरोना फॉर्मेशन जो स्प्रे है is caused by a core-like structure with sharp points, especially corona spray device। तो यहाँ से हम कोरोना फॉर्मेशन करते हैं, स्प्रे यहाँ से करते हैं, ये जो आपको नीचे से यहाँ से नज़र आ रहा है। अब ये जो चार्ज है इज स्प्रेड ऑन टू द बेल्ट। इसी चार्ज को आप स्प्रे करते हैं बेल्ट पे एट द बॉटम बाय कोरोना डिस्चार्ज at a potential of 10 to 100 kilovolt above the earth। एंड ये देखेंगे ये जो आपने किया ये स्प्रे करते हैं इसको इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर और फिर ये उसको ऊपर लेके जाता है। ठीक है, बॉटम से। और ये जो चार्ज इट कैरीड टू द टॉप, ये टॉप पर जाते हैं, इनको लेके जाया जाता है थ्रू बेल्ट ऑफ द कॉलम एंड डिपॉजिट एट अ कलेक्टर। और फिर इसको हम जो है कलेक्टर पे डिपॉजिट कर लेते हैं। द अपर इलेक्ट्रोड एट विच द चार्ज इज कलेक्टेड एज अ हाई रेडियस, जिसके ऊपर चार्ज आपका कलेक्ट होता है वो हाई रेडियस का होता है एंड कर्वेचर शेप में होता है एंड द एजेस शुड बी कर्व्ड सो एज टू हैव नो लॉस। ये आप देख सकते हैं जिसके ऊपर हमने ये जो डिपॉजिट किया है ये वाली चीज़, तो ये क्या है आपके पास कर्वेचर में है, हाई रेडियस है और एजेस जो है उसकी कर्व की गई हैं ताकि आपका लॉस ना हो। तो इस पर ये चार्ज आपका डिपॉजिट होता है। The generator is usually enclosed in an earth metallic cylindrical vessel। अब जो है इसको हम इनक्लोज कर देते हैं एक अर्थ मेटेलिकल सिलेंड्रिकल वेसल में एंड इज़ ऑपरेटेड अंडर प्रेशर और इन वैक्यूम। और इसको जब हम ऑपरेट करते हैं वो वैक्यूम में या अंडर प्रेशर में इसको ऑपरेट कराते हैं।
अब उसके बाद है द हायर वोल्टेज ऑफ द अपर इलेक्ट्रोड अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम द सेम चार्ज अ स्मॉलर कैपेसिटेंस गिव्स अ लार्जर वोल्टेज and the upper electrode has a smaller capacitance to the earth on account of larger spacing involved. अब उससे क्या होगा कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस क्रिएट होगी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हैं या पोटेंशियल जो डेवलप होगा उसको अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पर लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ से देखें कि V = Q/C। ठीक है, ये क्योंकि आप जानते हैं Q = CV एंड V = Q/C। द पोटेंशियल ऑफ द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड राइजेज एट अ रेट ऑफ, वो जो हाई आपका ऊपर वाला टॉप वाला जो इलेक्ट्रोड है हाई वोल्टेज का, उसका जो पोटेंशियल राइज होगा वो किस रेट से होगा? जाहिर बात है इसी रेट से होगा कि dV/dt = 1/C × dQ/dt। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज के ऊपर जितना ज़्यादा आपका चार्ज होगा, रेट ऑफ चार्ज होगा, चार्ज की डिपोजिशन आपकी जितना कलेक्ट ज़्यादा होता जाएगा चार्ज, उतना उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ से देखें कि dV/dt के जो वोल्टेज का बढ़ना है टाइम के हिसाब से, ये डिपेंड करेगा किस पर? जो है आपका dQ/dt पर। ठीक है जी, जिसको आप करंट कहते हैं, चार्ज कलेक्शन को या चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को करंट का नाम देते हैं। तो हम लिख सकते हैं करंट which is equal to I/C। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम इसकी मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, where I is the net charging current है हमारे पास। तो a steady potential will be reached by the high voltage electrode when the leakage current NA, the load current are equal to the charging current। अब जाहिर बात है जो लीकेज करंट है वो लोड करंट के इक्वल जो है चार्जिंग करंट के इक्वल हो जाएगा। तो जाहिर बात है वहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टेडी पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब आपका लोड करंट और लीकेज करंट चार्जिंग करंट के इक्वल हो जाएंगे उस वक्त आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। द एजेस ऑफ द अपर इलेक्ट्रोड आर सो राउंडेड एज टू अवॉइड कोरोना एंड द अदर लोकल डिस्चार्ज। इसको हम जो है वो राउंडेड इसलिए करते हैं एजेस को, ताकि हम जो वहाँ पर कोरोना और जो अदर लोकल डिस्चार्जेस हैं उनसे अवॉइड कर सकें। ठीक है, अदरवाइज कोई और शेप भी बना सकते थे, लेकिन इस शेप का हमें फ़ायदा ये है। अब ये है कि विद द सिंगल सोर्स एट द लोअर एंड द बेल्ट मूव्स अपवर्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड रिटर्न्स अनचार्ज। अब क्योंकि नीचे जो बॉटम के ऊपर आपने सिंगल सोर्स रखा हुआ है तो इसलिए जब आपका जो है वो अपवर्ड मूव होता है पॉजिटिव चार्ज से और जब वापस आता है तो अनचार्ज आता है। ठीक है, इसकी यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब आपका ये सिंगल सोर्स है तो ये आपका देखें चार्ज से जाता है और अनचार्ज से वापस आता है। Charging can be made more effectively by having an additional charge of opposite polarity sprayed onto the belt by self-inducing arrangement, negative corona spray. Using an ingenious method, this arrangement effectively doubles the charging rate. तो बजाय ये कि आप जो है उसको खाली अनचार्ज बेल्ट वापस लेके आएँ, तो आप एक जो है वो नेगेटिव चार्ज स्प्रे कोरोना लेके उसके ऊपर जो है वो आप स्प्रे कर दें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एडिशनल यहाँ पे उन्होंने लिया है, तो ये क्या है नेगेटिव। यहाँ से देखें, अब ये जो आपकी बेल्ट है वो यहाँ पर इस फिगर में आप देखें कि आपकी खाली वापस आ रही है, अनचार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या है चार्ज जो होके आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको डबल रेट मिलेगा, आपका जो चार्जिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वही बात है कि चार्जिंग को आप मोर इफेक्टिवली कर सकते हैं बाय हैविंग एन एडिशनल चार्ज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी स्प्रे। वही जो ऊपर से आपने स्प्रे किया बेल्ट पे, और ये किस तरह से है सेल्फ अरेंजमेंट इंड्यूसिंग है। नेगेटिव कोरोना स्प्रे आपने किया क्योंकि बॉटम से आप क्या कर रहे हैं पॉजिटिव कोरोना स्प्रे कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर आप टॉप से नेगेटिव कोरोना स्प्रे कर दें जो अनचार्ज बेल्ट आता है वो आपका पॉजिटिव के साथ आएगा, नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा। तो इस तरह से क्या है कि आप डबल चार्जिंग रेट कर सकते हैं, आप अपना चार्जिंग रेट जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था, ये था आपके पास वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसके इस जो है वो प्रिंसिपल से आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब उसके बाद एक और का है जनरेटर है जिसको आप सेंस जनरेटर का नाम भी देते हैं, लेकिन जो आपका वेरी कॉमन है वही है वैन डी ग्राफ है जिसको आप यूज़ करते हैं। और जो सेंस जनरेटर है इसका जो इस्तेमाल है वो कम है, बट हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं। दिस इज़ द मोर रिसेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये भी क्या है, एक रिसेंट फॉर्म जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स की इन्होंने निकाली है। इन दिस द चार्ज इज कैरीड ऑन द सरफेस ऑफ एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। इसमें हम क्या करते हैं कि इंसुलेटिंग सिलेंडर की सरफेस पर जो चार्ज है वो क्या करते हैं, लेके जाते हैं। और इसके साथ ही आप टू पोल ऑफ दिस काइंड इज शोन इन फिगर। ये देखें यहाँ पर जो है वो टू पोल ऑफ दिस फिगर के यहाँ पर शो किए गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। इन दिस द पावर आउटपुट विल डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द रूटर। ये जो आपका रूटर है इसके साइज़ पर जो है वो डिपेंड करती है आपकी पावर। द नंबर ऑफ पोल्स विल डिटरमाइन द करंट एंड द वोल्टेज। जितने पोल्स होंगे उस हिसाब से आपका करंट और वोल्टेज होगा। और इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल 4 पोल रूटर विल प्रोड्यूस ट्वाइस द करंट एट हाफ द वोल्टेज ऑफ दैट ऑफ 2 पोल मशीन द सेम साइड। अगर आपका 4 पोल है और एक 2 पोल मशीन है तो ज़ाहिर बात है आपका जो है वो इनका जो इफेक्ट होगा वो अगर 4 पोल के साथ अगर आपके पास आ रही है ट्वाइस द करंट आ रही है तो एट हाफ द वोल्टेज, तो फिर 2 पोल मशीन के साथ जो आपके पास आएगी वो हाफ आएगी। सेम साइज अगर दोनों की बात करें तो मीन्स के पोल का डिफरेंस हो लेकिन सेम साइज हो। In the Siemens generator, the rotor is a hollow cylindrical made of insulating material. यहाँ पर जो हम रूटर बनाते हैं वो आपका hollow cylindrical होता है और इसको insulating material से हम डिज़ाइन करते हैं। Electric charges are deposited on the surface of the rotor which is driven by an electric motor to effect the transfer of charge in the field। ठीक है जी, बाय इलेक्ट्रिक मोटर से हम इसको ड्रिवन करते हैं और इस तरह से इसके ऊपर चार्ज को डिपॉजिट कर लेते हैं। The whole unit is sealed in a pressure unit and insulated hydrogen at pressure of 10 to 25 atmosphere। इस भी पूरे प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, अंडर प्रेशर में रख के फिर जो है इसका प्रिंसिपल ऑपरेट कराते हैं। तो ये है आपके पास सेंस जनरेटर। तो अब इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारे पास है एक आर्टिकल, इस चैप्टर का आर्टिकल जो कि सिर्फ हमने स्टडी करना है इम्पल्स जनरेटर का, कि जो सर्जिस अगर हमने प्रोड्यूस करानी हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बिकॉज आपने एसी हाई वोल्टेज भी जनरेट किए और फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस भी प्रोड्यूस की और फिर आपने डीसी हाई वोल्टेज भी जनरेट किए और इसी तरह से जो सर्जिस आती हैं उनको हम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने जब अपनी टेस्टिंग करनी है मटेरियल्स की, कल को हमारे पावर सिस्टम में सर्जिस भी बहुत सारी आनी है, लाइटनिंग का फिनोमेना होना है, तो उसकी वजह से जो सर्जिस आएंगी तो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर वो इफेक्ट करेंगी, वो डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए हम खुद से जब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके ऊपर सर्जिस खुद से जनरेट करके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये कितनी सर्ज को जो है बेयर कर सकती है, विथस्टैंड कर सकती है, ताकि कल को जब हम प्रैक्टिकली इसको जाके लगाएं तो ये उसको बेयर कर सकें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है हाई वोल्टेज इम्पल्स या सर्जिस भी प्रोड्यूस कराएँ और उनकी भी टेस्टिंग करें अपने मटीरियल के ऊपर। तो इसलिए तो हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर जिसके अंदर एक्सपोनेंशियली आप जो है वो सर्ज एक प्रोड्यूस कराते हैं, जिसको डबल एक्सपोनेंशियल या सिंगल एक्सपोनेंशियली, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जस्ट ये फर्स्ट आर्टिकल आपने इस चैप्टर का करना है। तो इन ऑर्डर दैट equipment designed to be used on high voltage lines and others be able to withstand surges caused in the duration operation, it is necessary to test these equipment with voltage of the form likely to met in service। ज़ाहिर बात है टेस्ट करना भी उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये कल को आनी है। तो the apparatus which produce the requires voltage is the impulse generator। ठीक है जी। In the high voltage engineering, an impulse voltage is normally a unidirectional voltage। जो impulse voltage होती है वो unidirectional voltage होती है which rises quickly
विदाउट एप्रिशिएबल ऑसिलेशन, ठीक है जी, वेरी क्विकली विदाउट एप्रिशिएबल ऑसिलेशन टू अ पीक वैल्यू एंड देन फॉल्स लेस रैपिडली टू जीरो, फिर उसके बाद ये जीरो पे जो है वो फॉल करती है, लेकिन लेस रैपिडली होती है, मीन्स के बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आती, इस तरह थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो डिले आता है टाइम का। अभी इसकी आपको शेप भी दिखाते हैं यहाँ पर। अ फुल इम्पल्स वेव इज़ वन विच डिवेलप्स इट्स कंप्लीट वेव शेप विदाउट फ्लैश ओवर आर पंक्चर, वेयर एज अ चॉप्ड वेव, ये जो अब हम इसका फुल इम्पल्स वेव को देखा, उन्होंने कहा कि इट्स कंप्लीट वेव शेप विदाउट फ्लैश ओवर आर पंक्चर, उसको पंक्चर भी नहीं करेगी और फ्लैश ओवर नहीं भी, लेकिन जब चॉप्ड वेव है इज वन विच फ्लैश ओवर अकर्स काजिंग द वोल्टेज फॉल्स एक्सट्रीमली रैपिडली, तो उससे फिर क्या होगा, आपका वोल्टेज भी फॉल होगा। ज़ाहिर बात है जब आपका फ्लैश ओवर होगा तो वोल्टेज कम होगा, करंट बढ़ेगा। तो द रैपिड फॉल मे हैव वेरी सीवियर इफेक्ट ऑन द पावर सिस्टम। तो ये जो रैपिड फॉल है ये आपका सीवियर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द पावर सिस्टम इक्विपमेंट। अब इसके साथ ये जो लाइटनिंग वेव फॉर्म है जो कि यूनिडायरेक्शनल इम्पल्स ऑफ नियरली डबल एक्सपोनेंशियल इन शेप होती है, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो डबल एक्सपोनेंशियल शेप की फॉर्म में हम लेते हैं। दैट इज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फॉर्म। हम इन दो का डिफरेंस लेके इसको डबल एक्सपोनेंशियल शेप के अंदर लेके जा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं, v ऑफ t इज इक्वल टू v इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। तो दो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस लिया है इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो इन जनरेटिंग सच वेव फॉर्म, इस तरह की वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली स्मॉल ऑसिलेशन आर टॉलरेटेड, आपको थोड़ी सी ऑसिलेशन जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर फिगर 1 जो है वो हमारे पास ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द डबल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म है। तो ये डबल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म, ये जो दो का आपका इक्वल एंड ये e की पावर माइनस अल्फा टी एक आपका हो गया, दूसरा आपका सेम मैग्नीट्यूड का e की पावर माइनस बीटा टी, इन दोनों का डिफरेंस लिया। तो ये जो रेड वाली शेप आपको नज़र आ रही है ये है हमारा डबल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म, ठीक है जी। तो इसको अब हमने जनरेट करना है, ठीक है, ताकि हम इसको जनरेट कर सकें इस सर्ज को, इम्पल्स को, फिर हम इसको अपने इक्विपमेंट पे टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकें, ताकि जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली जब वहाँ पर अपने इक्विपमेंट्स को लगाएं तो ये इतनी वोल्टेज को, इतने एक्सपोनेंशियल सर्ज को बेयर कर सके, विदस्टैंड कर सके, ठीक है जी। तो इसके लिए है हमारे पास सिंगल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म, इम्पल्स वेव फॉर्म, हाउ टू जनरेट द इम्पल्स वेव फॉर्म। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सप्लाई से लेके हम यहाँ पर सिंपल एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक कैपेसिटर को चार्ज कराते हैं, और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमने एक स्विच एस लगा दिया। अब इससे क्या होता है कि हम कैसे जो है एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म जो है ऑब्टेन करते हैं इस सर्किट से। यहाँ से देखें कि सर्किट शोन इन फिगर दिस सर्किट। अब द कैपेसिटर यहाँ पर 811 है, यहाँ 2.2 है, लेकिन ये इसी सर्किट की बात की जा रही है। द कैपेसिटर C इज चार्ज थ्रू अ हाई रेजिस्टर आर सो दैट द कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज अप टू अ सप्लाई वोल्टेज। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर हम क्या कराते हैं, चार्ज कराते हैं, ठीक है जी। कितनी वैल्यू तक, जहाँ तक ये वैल्यू है इसकी V तक, ठीक हो गया। अब ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस देयर विल बी अ स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर। अब ये जो चार्जिंग प्रोसेस है उस वक्त ये जो आर लोड रेजिस्टेंस है, इस वक्त इसके ऊपर स्मॉल वोल्टेज है विच फॉल्स टू जीरो एज द कैपेसिटर चार्जेस अप। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपकी लोड के ऊपर अक्रॉस द जीरो हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि स्विच एस को यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो जैसे ही आप स्विच एस को क्लोज करते हैं द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिस्चार्ज। अब ये जो आपका चार्ज कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा इस पाथ के थ्रू, ये जो ऐसा आपने क्लोज किया इस आर के थ्रू ये सर्किट कंप्लीट होगा, और यहाँ से डिस्चार्ज होगा आपका थ्रू द रेजिस्टेंस आर, सो दैट इंस्टेंटेनियसली द वोल्टेज अक्रॉस आर राइजेस। अब क्या होगा, पहले यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या है, कम है। अब इंस्टेंटली जैसे डिस्चार्ज होगा वेरी इंस्टेंटली आपका इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो राइज करेगा, और फिर उसके बाद डिके करेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो कि आपने प्रीवियस नेटवर्क एनालिसिस के अंदर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर की आपने इक्वेशन ड्राइव की हुई है, जिसको हमने लिखा था V इज इक्वल टू V e की पावर माइनस टी ओवर आर सी।
ये जो RC है ये आपका टाइम कांस्टेंट है, जिसको आपने नाम दिया था डिस्चार्जिंग के केस में आपका टाइम कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये बनेगी, जारी बात है। अब इसी को हमने यहाँ पर ग्राफ में देखें, यहाँ पर शो किया, दिस विच इज इक्वल टू ये यहाँ ये देखें, ये रेड ग्राफ। तो ये आपकी जो शेप बनती है ये इसको हम एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म कहते हैं। फॉर दिस वेव फॉर्म द राइज टाइम, वेव टाइम जो वेव फ्रंट टाइम है, ये जो राइज टाइम है इज 0 है यहाँ पर, और द टाइम टू फॉल टू अ हाफ मैक्सिमम वेव टेल टाइम जो है वो करस्पॉन्डिंग टू CR नेचुरल लॉग 2, वो इसके हिसाब से बनेगा। अब अगर इसके साथ ही आप जो है डबल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो डबल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म आपकी क्या आएगी, उसी सर्किट के साथ आप एक एडिशनल उसको जो है कैपेसिटर लगा दें, उसको मॉडिफाई कर लें, और एडिशनल कैपेसिटर लगाने से आपके पास जो है वो ज़ाहिर बात है आपके पास जो एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म आएगी वो डबल आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखेंगे क्या किया, सिंपल RC सर्किट को जो है वो हमने मॉडिफाई किया किसके तरह से, एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म को बाय एडिशन ऑफ एंड अदर कैपेसिटर टू द सर्किट, ठीक है। ये देखें, ये आपने दूसरा कैपेसिटर इसके साथ लगा दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है C1 को इनिशियली चार्ज कराएंगे फ्रॉम द आउटसाइड से। तो जैसे ही आपका C1 जो है वो चार्ज होगा, इस तरह से C2 भी चार्ज होगा। इस दोनों की डिस्चार्जिंग से एक साइकिल के अंदर, एक फॉर्म के अंदर जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक बनेगा और उसकी अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास डबल एक्सपोनेंशियल भी ऑब्टेन हम कर सकते हैं। तो इसका जो लैप्लास अगर हम बना लें इसी सर्किट का, तो यहाँ पर देखें कि वोल्टेज के लिए हमने V/S कर लिया, यहाँ पर कैपेसिटर के लिए जो लैप्लास है 1/C1 है, ठीक है जी। तो ये पूरा सर्किट हमने यहाँ पर लिया है। तो अब ये उसका सारे एक सर्किट को हमने लैप्लास इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आप जानते हैं कैपेसिटर के लिए 1/CS। इस तरह से करंट जो है वो S डोमेन में लिख लिए हमने सारे, और E को ES लिख लिया। ये सारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया हमारा लैप्लास। तो अब इस इक्वेशन के साथ अगर हम यहाँ पर लूप इक्वेशन लिखें V/S प्लस 1/C1S I1 ये वाला, और प्लस ये वाला ड्रॉप, और इस तरह से प्लस ये वाला। तो ये देखें, यही लिखा हुआ है V/S इज इक्वल टू IS इंटू 1/C1S प्लस I इंटू R1, फिर इसी तरह से I1 और R2 के साथ, ठीक है। और इसी तरह से ये जो वोल्टेज ES है ये इसके भी इक्वल है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसके भी इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ES इज इक्वल टू 1IS और R2, ये देखिए। इसी तरह से I2S इंटू 1/CS2, और जो हमारे पास टोटल करंट है वो है I1 प्लस I2, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, ये इक्वेशन आपको समझ आ गई यहाँ तक, और इसी तरह से ये इक्वेशन भी आपने देख ली, ये आपका टोटल करंट हो गया, ठीक हो गया। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, दिस इज द, जो कि ये होगी हमारे पास। अगर अब हम इसको अल्फा और बीटा जो है वो अगर हम सॉल्यूशंस उसके इक्वेशंस के निकालें, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 करेंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अल्फा और बीटा की टर्म में ये, ठीक है जी। जिसको आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर माइनस अल्फा टी और माइनस e की पावर माइनस अल्फा बीटा टी, जो कि आपका डबल एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म है, ठीक है जी। तो इस तरह से भी आपके पास रिजल्ट आ सकता है।